modern historians. So this is the second chapter, and that we have to do. तो मॉडर्न हिस्टोरियंस में वो इसलिए जानना ज़रूरी है कि यू मस्ट नो दैट हमारी हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट हुई है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है और क्यों हुई है। ओके। अब अगर तुम हिस्ट्री की बात करो तो इंडिया में पहले हम उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं, देन विल गो टू द पीपीटीज। तो इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग एज सच कभी नहीं थी, यानी उसमें कुछ हैंड रिटन एपिक्स थी जैसे कि पुरानाज एंड सम सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स वर देयर, एंड अदर रिटन टेक्स्ट, वेद और ये सारी चीजें थी। लेकिन एज सच हिस्ट्री लिखी हुई कहीं पे नहीं थी। यानी एक हिस्ट्री लिखी हुई का मतलब क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट करना इवेंट्स को, वो किसी ने नहीं लिखी। ना ही कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रही थी। अब हमारे पास कैसा था, अब जैसे कोई एम्प्रर होता है, सपोज अशोक है या कोई भी एम्प्रर है, अकबर है, तो इनके पास इनके कुछ कोर्ट के इनके कोर्ट्स में कुछ लोग रहते हैं जो उस वहां पे होने वाली इवेंट्स को रिकॉर्ड करते रहते ना, उसके बारे में लिखते रहते। तो ऐसे करके ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। एंड अपने जो एपिक्स है, एपिक्स का मतलब क्या हुआ कि मेन एपिक्स दो है, वो है रामायण और महाभारत, वो है। लेकिन अब रामायण और महाभारत भी कोई हिस्ट्री तो है नहीं, वो तो काल्पनिक है। देन उसके अलावा पुराण लिखे हुए, पुराण भी जो है, पुराण भी कोई हिस्ट्री नहीं है। पुराण बेसिकली क्या है, वो एक कहानियों का संग्रह है, उसमें ज्यादातर कहानियां मन गढ़ंत है, ज्यादातर क्या, सारी की सारी। अब जैसे उसमें कुछ भगवानों के बारे में लिखा है, उनसे एसोसिएटेड स्टोरीज लिखी है, ये सब पुराना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेल यू द स्टोरी ऑफ गणपति। नाउ हाउ गणपति वाज बोर्न, अब मेरे ख्याल से ये सब सभी को पता ही है। ले तो गणपति के बारे में जो स्टोरी लिखी है वो पुराणों में से मिलती है, तो वो कोई ट्रू स्टोरी तो है नहीं। ओके। सो वो कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इट वाज ओनली अंटिल द 18th सेंचुरी जब से एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया गया। तो अब इंडियन हिस्ट्री को जो कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया उसमें ब्रिटिश का ही मेन कंट्रीब्यूशन है। और यू ऑल नो दैट ब्रिटिश केम टू रूल, डिड नॉट कम टू रूल इंडिया, बेसिकली दे हैड कम टू ट्रेड थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे पॉलिटिकल पावर हासिल करना शुरू कर लिया था धीरे धीरे। इट इज जस्ट लाइक इमेजिन एन इंडियन कंपनी, सपोज इंडियन कंपनी को इमेजिन करो, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं पे किसी कंट्री में बिजनेस करने के लिए गई है और वहां पे उसके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया। इट इज जस्ट सेम एग्जाम्पल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो थी ब्रिटेन की, इट वॉज जस्ट वन ऑफ द कंपनीज, जो वन ऑफ द ढेर सारी कंपनीज वहां पर थी, उसमें से एक कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी और उसने इवेंचुअली पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली। लेकिन अब जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल और बिहार पे ऑलमोस्ट बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक पूरा राज, एक छत्र राज उनके कंट्रोल में आ गया था। तो नाउ द प्रॉब्लम वाज दे वर फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रूल इंडियंस। तो एक पॉलिटिकल पावर हासिल करना एक चीज होती है और एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन करना एक अलग चीज होती है। तो तुमको एडमिनिस्टर करने के लिए वहां के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो तुम लोगों को समझने के लिए क्या समझोगे, सबसे पहले लोगों को समझना है किसी भी जगह के, तो उनको उससे उसके लिए तुम सबसे पहले क्या समझोगे, उन बेसिकली उनका कल्चर समझोगे। ऑल राइट। सो उनका कल्चर जानोगे, उनका उनकी हिस्ट्री जानोगे, तो ये सारी चीजें तुम करोगे, राइट। तो इसके लिए तुमको उन, उनकी जो बेसिक लॉ बुक्स है वो पहले स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ब्रिटिश स्कॉलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी डिप्लॉयड सम स्कॉलर्स टू स्टडी द इंडियन लॉज। तो अब इंडियन लॉज, अब उस समय इंडिया में दो मेजर सोसाइटीज थी पॉपुलेशन के हिसाब से, वन वाज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके। तो और वैसे भी जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज इस्टेब्लिश किया था, दैट इज द बंगाल साइड। तो वो हम आज का वेस्ट बंगाल मत पकड़ो, उसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड कर लो। तो एंटायर बांग्ला, और वो बंगाल है ना, वो बहुत बड़ा एरिया था। तो आज के हिसाब से अगर तुम उसको कंपेयर करोगे तो इट वाज द एंटायर बांग्लादेश, देन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, झारखंड, ये सब मिला के इतना बड़ा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आया था।
तो वहां पर हिंदूज और मुस्लिम की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल थी उस एरिया में। तो अब इनको जब गवर्न करना है तो इनके बेसिक लॉज, ये सोसाइटीज किन लॉज पे चलती है, वो उनको समझना बहुत जरूरी था। और उसके लिए उन्होंने इनके लॉज को स्टडी करना शुरू किया। तो द फर्स्ट एवर बुक, इंडियन बुक टू बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, सॉरी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वाज नन अदर देन द मनुस्मृति इटसेल्फ। Because Indian society since for the past almost 2000 years or say 1800 years, क्योंकि मनुस्मृति was finally compiled in the first century AD, तो तब से लेके तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1700s में यहाँ पे आए थे, 1765 के, यानी ऑलमोस्ट 1700 साल से इंडियन जो हिंदूज है इस एरिया के, उनका जो देवर गवर्न बाय द लॉज प्रोवाइडेड इन द मनुस्मृति। तो वो मनुस्मृति उनको समझना जरूरी था, क्योंकि अब उनको भी नाउ सी ब्रिटिश, व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ जुडिशियल सिस्टम। ओके, उन्होंने कोर्ट शुरू किए थे। कोर्ट्स वो ब्रिटिश लॉज के हिसाब से तो यहाँ पर लॉज जस्टिस नहीं दे पाएंगे, तो उनको अगर जस्टिस यहाँ पर डिलीवर करना है तो उनको यहाँ के लोकल लोगों के कस्टम्स और लॉज समझने जरूरी थे। तो इसीलिए the first book to be translated into English was the Manusmriti, and it was translated as a code of Gentoo laws, code of Gentoo laws। उसका एक दूसरा नाम भी था ordinations of the Pandits, and this was translated by Nathaniel Nathaniel Hadley। Just a minute, actually the name is not written in the NCERT book। It was translated by Nathaniel Halhead, not Hadley, Halhead। So the first book was translated into Code of Gentoo Laws, was the translated as the Code of Gentoo Laws। Similarly, the law book of Muslims, that is the Quran and Hadith, they were also translated। ठीक है, तो अब ये ट्रांसलेट करने के बाद उनका गवर्नेंस पार्ट तो इजी हो गया, लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए उन्होंने वहाँ पर कई सारे एफर्ट्स करने शुरू किए। तो कुछ सोसाइटीज बनी, जैसे द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1784 इन कैलकाटा। ओके, एंड उसमें भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सर्वेंट एम्प्लॉयड था जिसका नाम था सर विलियम जोन्स। सो ही हैड started this society, Asiatic Society of Bengal, and he also was interested in Indian culture and Indian laws। तो उसके लिए ही ट्रांसलेटेड अभिजान शकुंतलम, एक तुलसीदास की लिखी हुई काफी फेमस बुक है अभिजान शकुंतलम। और ये जो अभिजान शकुंतलम है ये वर्ल्ड की टॉप 50 क्लासिक्स में भी आती है, यानी वर्ल्ड की जो बेस्ट एवर रिटन बुक्स है उसमें वन ऑफ द क्लासिक बुक्स में ये टॉप 50 में भी आती है अभिजान शकुंतलम। और he also translated the भगवत गीता into English। तो अब ये जो थे ब्रिटिश जजेस, ये एक्चुअली पंडित और मौलवियों को के साथ बैठ के हिंदू लॉज और हिंदू कल्चर को सीखते थे। यानी कई मतलब एक जज था जो एक्चुअली जस्ट टू लर्न इंडियन लॉज एंड हिंदू कस्टम्स, वो एक पंडित के घर में जाके रहा था एंड उसके साथ बैठ के खाना खाता था, नीचे बैठ के खाता था, ही यूज्ड टू हैव इंडियन फूड। और मतलब जस्ट टू लर्न, यानी एक ब्रिटिश इनक्विजिटिवनेस भी थी इसके पीछे, अपार्ट फ्रॉम द अर्ज और अपार्ट फ्रॉम द नीड ऑफ रूलिंग इंडियंस। वो एक ब्रिटेन एक्चुअली जब इंडिया में रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश सोसाइटी और इन जनरल यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो एक अलग फेज में चली गई थी। दैट वाज द फेज ऑफ एनलाइटनमेंट इन यूरोप। यानी वहां पर कई सारे जैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम शुरू हुआ था, नए नए स्कॉलर्स आए, नए नए स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन एंड यू नो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, देन नोइंग कल्चर्स। तो ये सारे तो नए नए फील्ड्स, एंथ्रोपोलॉजी और ये सारे ऐसे नई नई ब्रांचेस भी वहाँ पे शुरू हुई थी। सो ऑल दिस यूरोपियन पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग कल्चर्स एंड द अदर थिंग्स अबाउट द पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, तो when did he publish this book? He published his book or his research at the age of 80 years। So he had lived in Africa for almost 30-35 years
एंड कलेक्टेड सैंपल्स देन बोन्स एंड वो सब करके उसने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। तो ये एक स्कॉलरली ट्रेडिशन होता है प्लस इंक्विजिटिवनेस, साइंटिफिक टेम्पर बेस्ड सोसाइटी के लक्षण होते हैं जो जिसमें ये सब होता है। तो ऐसे ही उन लोगों ने इंडियन कल्चर को भी एक्सप्लोर करना चाहा। देन सिमिलरली 1785 में एक बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इट वाज स्टार्टेड बाय विल्किंस, अनदर इंग्लिश स्कॉलर, and he also started Asiatic Society of Great Britain. Okay, then विलियम जोन्स जो था, इट वाज विलियम जोन्स जिसने ये अभियान शकुंतलम और भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। ही एम्फसाइज्ड दैट यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है और इसीलिए इनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोला जाता है। और एक्चुअली ये लैंग्वेज की कंटिन्यूटी का ही बेस है जिसकी वजह से हम आज कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्यंस आए थे। अदरवाइज ऐसा तो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है या किसी ने देखा है या किसी ने कैसे पता कि आर्यंस यहाँ सदर्न रशिया से यहाँ माइग्रेट होके आए थे और गंगा जमुना दोएब जो है वहां पर सेटल हुए थे, ये कैसे पता चला? तो इट इज ओनली थ्रू द कंटिन्यूटी इन द लैंग्वेज। और ये कंटिन्यूटी जानने की वजह से यूरोप में इन जनरल वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उनमें एक बहुत बड़ी होड़ मच गई कि इंडिया में जाके स्टडी करना है, इंडिया को स्टडी करना है। वैसे भी इंडिया एक पॉपुलर कंट्री ही था वर्ल्ड में, बिकॉज अगर तुमको वैसे बताओ, जो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है दैट 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 28% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। यानी पूरे वर्ल्ड का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 28% अकेले इंडिया से ही था। और इंडिया एक नॉन डेस्टिनेशन था शुरुआत से। अब एलेक्जेंडर ने जब 2000 साल पहले इंडिया के बारे में सुन के इंडिया पे राज करना चाहता तो ये तो काफी उसके 1700 साल बाद की बात है। तो एनीवेज इंडिया वाज अ नोन कंट्री, इट वाज अ पॉपुलर कंट्री डेस्टिनेशन, सो एवरीवन वांटेड टू स्टडी इंडियन कल्चर एंड नो अबाउट इंडिया। तो ऐसे ही फिर in the first half of the 19th century, chairs of Sanskrit were established in England and many other universities of Europe. संस्कृत का चेयर मतलब एक संस्कृत की डिपार्टमेंट खोला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज है, जर्मनी में, स्पेन, तो यहाँ पर उन्होंने संस्कृत की चेयर्स रखी। सो संस्कृत डिपार्टमेंट्स वर एक्चुअली ओपन। अब मतलब अनफॉर्चुनेटली संस्कृत डिपार्टमेंट्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज में नहीं है, लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश वहाँ की यूनिवर्सिटीज में थे और वो अभी भी है। ओके, और फिर इसमें एक उन्होंने इंडोलॉजिकल स्टडीज इसको बोलते हैं कि इंडियन कल्चर और इसके बारे में स्टडी करना। सो इंडियोलॉजिकल स्टडीज का में काफी लोग इंटरेस्टेड थे और उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट नोटेड नाम था, दैट वाज मैक्स म्यूलर। ही वाज अ जर्मन स्कॉलर और मैक्स म्यूलर ने with his team, they wrote a 50 volume series of books, जिन बुक्स का नाम था सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। अब ये जो 50 वॉल्यूम की बुक्स है इसमें मेजर एम्फेसिस इंडियन हिस्ट्री पे है। ऑफकोर्स उसमें ईरानियन और चाइनीज हिस्ट्री के भी बारे में मेंशन है, लेकिन उसका ज़्यादातर जो बुक्स है वो दे आर डेडिकेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें उसमें भी मतलब वो वॉल्यूम्स में भी एक मतलब उसकी एक वॉल्यूम के भी कई कई सब पार्ट्स है, ठीक है। एक बुक के कई सारे वॉल्यूम्स, जैसे मान लो 50 बुक्स की सीरीज है, उसमें से बुक नंबर 8 है, उसके भी 6-7 वॉल्यूम्स है। तो यू कैन इमेजिन द इन रियलिटी द नंबर ऑफ बुक्स आर टू मेनी। सो इतनी सारी हिस्ट्री इंडिया के बारे में इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट की, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने ये जो हिस्ट्री लिखी थी इसमें एक इसमें कॉमनैलिटी थी। एक्चुअली इसमें कुछ जनरलाइजेशंस किए गए। देखो हिस्ट्री राइटिंग में भी बायस हो सकता है, और अब जो शुरुआत के ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनकी हिस्ट्री राइटिंग में बायस था। वो बायस ऐसे था कि बेसिकली उनको हिस्ट्री तो इंडिया की जाननी थी ही, लेकिन साथ ही साथ उनको अपना रूल भी यहाँ पर जस्टिफाई करना था। उनको अपना रूल भी यहाँ पर जस्टिफाई करना था। सो उसमें कुछ जनरलाइजेशंस होती थी इनकी हिस्ट्री में। जैसे सबसे पहला एक जनरलाइजेशन का मतलब ये, यू नो व्हाट अ जनरलाइजेशन इज, आई होप यू नो, फिर भी मैं बता देता हूँ। जनरलाइजेशन मतलब क्या है कि तुम
कुछ उसे कॉमन अजम्पशंस निकालो, ओके, कि ये तो है ही, ऐसा तो है ही, ऑलराइट। तो उसमें उन्होंने कुछ जनरलाइजेशन की, जैसे कि सबसे पहला ये था, दैट इज कि इंडियंस लैक्ड अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली अ फैक्टर ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी। तो ये कुछ हद तक सही भी है इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में एज सच हिस्ट्री राइटिंग तो कभी हुई नहीं क्रोनोलॉजिकली। अब देखो कैसा हुआ कि एक दो एम्परर्स ने अपने ईरा शुरू किए थे, जैसे शक संवत और विक्रम संवत, हम अभी भी उसको देखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स द एंटायर वर्ल्ड फॉलोज द ग्रेगरियन कैलेंडर, जो हम नॉर्मल कैलेंडर होता है उसको फॉलो करते हैं। तो विक्रम संवत और शक संवत एक है, लेकिन उसको इंडिया में हर जगह फॉलो नहीं किया गया है, यानी राइटिंग्स में। अब कुछ जगहों पे हिस्ट्री राइटिंग में बुद्धा की डेथ का रेफरेंस दिया गया है कि सपोज दिस पर्टिकुलर किंग एग्जिस्टेड, यानी जो कोर्ट पोएट्स है, ये सब जो बायोग्राफर्स रहते हैं किंग्स के, उन लोगों ने जैसे लिखा है, तो ये इवेंट कब हुआ, तो बुद्धा के 150 साल के बाद डेथ के। तो ये एक रेफरेंस हो गया टाइम का, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं हुआ। सो एज सच इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो ये एक जनरलाइजेशन उन्होंने किया। सेकंड उन्होंने एक जनरलाइजेशन किया, वो था कि इंडियंस आर अकस्टम टू डेस्पोटिक रूल। डेस्पोटिक रूल का मतलब क्या है कि एक छत्र राज के अंडर में इंडियंस को की आदत है, इंडिया की आदत है। डेस्पोटिक यानी मतलब ये होता है कि डिक्टेटोरियल रूल के लिए इंडियंस की आदत है। बेसिकली ये कहने के पीछे रीजन ये है कि दे वांटेड टू जस्टिफाई द ब्रिटिश रूल आल्सो। नाउ यू तुमको आदत है वैसे रूल की, अब फिलहाल वैसा रूल हम दे रहे हैं और बेटर रूल दे रहे हैं, ओके। सेकेंडली, थर्डली, उनका एक और ये था कि जनरलाइजेशन इन सब हिस्ट्री राइटिंग में था कि इंडियंस आर टू मच एनग्रॉस्ड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर वर्ल्ड, ठीक है, यानी स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड है और दूसरे जन्म, अगले जन्म की चिंता ज्यादा करते हैं प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के, समझ रहे हो। सो अगर तुम हमेशा प्रेजेंट लाइफ को माया की तरह देखोगे, ये तो एक माया है, सब कुछ माया है, असली लाइफ तो क्या मरने के बाद है। तो अगर तुम इस माइंडसेट से अपनी लाइफ जी रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ का ख्याल रखने के लिए कोई एक अथॉरिटी चाहिए ना, तो वो अथॉरिटी ब्रिटिश रूल प्रोवाइड करेगा। सो ब्रिटिश सेड दैट सिंस इंडियंस आर टू मच engrossed in their previous births and life after death, so it is our duty to take care of their present lives, okay। एंड एक और इसमें ये था कि इनका एक बहुत बड़ा जनरलाइजेशन था कि इंडियंस नेवर एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ नेशनहुड और एनी काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इंडिया में कभी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद का राज, और दूसरा इंडियंस में एक नेशनहुड की फीलिंग नहीं है, कभी भी नहीं रही। और मुझे तो ये लगता है कि अब वो बात तो बहुत सच है, और वो आज की भी डेट में नहीं है। इनफैक्ट नेशनहुड की फीलिंग किसमें है? इंडिया में हर कोई पहले किसी कास्ट का होता है, फिर किसी रिलीजन का होता है, किसी स्टेट का होता है, किसी भाषा का होता है, और बाय द वे लास्ट में वो इंडियन होता है। जबकि इंडियन होना सबसे फर्स्ट तुम्हारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो तो होता नहीं है, ओके। देन तो ये कुछ जनरलाइजेशन उन्होंने इन सब हिस्टोरियंस ने किए थे। एंड उसमें फिर एक मॉन्यूमेंटल या पहली जो किताब एक ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर लिखी, मतलब वैसे तो मैक्स म्यूलर ने और उसकी टीम के साथ तो 50 वॉल्यूम्स की पूरी सीरीज ही निकाल दी थी, लेकिन एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके एक किताब लिखी विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, वो भी एक सिविल सर्वेंट ही था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। दिस वाज रिटन इन समवेयर अराउंड 1850s 1860s वगैरह में लिखी गई थी ये किताब, ओके। और ये किताब अगले नहीं, ये 1904 में लिखी, जिसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ विद एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, और इसके साथ एक जो किताब लिखी गई है 1904 में ये किताब आई, एंड इट वाज बाय द नेम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब इस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी काफी प्रो इंपेरियलिस्ट बायस था। प्रो इंपेरियलिस्ट मतलब ब्रिटिश रूल को फेवर करे ऐसा हिस्ट्री। सी हिस्ट्री इज लाइक अ ब्लैंक कैनवास। अब किसी ने, अब ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या तुम किसी भी हिस्ट्री बुक से पढ़ते हो, तुमको क्या पता कि वो इवेंट सही है कि नहीं है? तुमको कैसे पता? ओके, तुम तो उसको मानोगे, जो हिस्ट्री में लिखा है वो मानोगे। अब ये अलग बात है कि
अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बायस्ड हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च इन्वॉल्व है, और उसके मतलब देयर इज अ एग्रीमेंट अमंग वेरियस हिस्टोरियंस दैट these particular facts which are presented are true, and these are all available in the National Archives of India. Okay. लेकिन पहले जैसे अगर कोई हिस्ट्री लिखते थे तो उनको चेक करने के लिए कौन सी अथॉरिटी थी? कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब किसी ने हिस्ट्री लिख दी अपने कुछ एविडेंसेस देके और फोटोग्राफ्स वगैरह लेके, तो वो हो गई। तो ये जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक थी विंसेंट आर्थर स्मिथ की, ये ऑलमोस्ट अगले 50 साल तक इंडियन हिस्ट्री की एक टेक्स्ट बुक जैसी थी, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब जो भी पूरे वर्ल्ड में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ता था तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की ये किताब पढ़ता था। ये किताब अभी भी तुमको अवेलेबल होगी, मतलब यू कैन इवन बाय इट ऑन अमेजन और ये, एंड ये मतलब ऐसे भी हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और इसमें तुमको ये किताब मिल जाएगी। ओके, तो इसमें इन्होंने इसमें हिस्ट्री तो लिखी जैसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, लेकिन इसमें 1/3 पार्ट, नाउ इमेजिन 1/3 पार्ट इस बुक का वाज एसोसिएटेड विद एलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। अब एलेक्जेंडर का जो इन्वेजन ऑफ इंडिया था, पहली बात तो पूरे इंडिया का इन्वेजन था भी नहीं। एलेक्जेंडर जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहीं तक आया था, उसके आगे वो बढ़ा ही नहीं, बिकॉज उसकी आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए थे। यहाँ पे नंदा डायनेस्टी की जो बहुत बड़ी आर्मी थी, यानी 6 लाख सोल्जर्स थे उसमें, 30,000 6,000 एलिफेंट, 40,000 हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स यानी कैवलरी जिसको बोलते। तो ये सारे देख के तो उनके उसके सोल्जर्स ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। ऊपर से यहाँ की गर्मी उनको सूट नहीं हो रही थी, कई सारे सोल्जर डिजीज से मर रहे थे, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। और सो ही डिड नॉट कम फर्दर, सो ही एक्चुअली डिड नॉट एंटर द प्रेजेंट डे इंडिया, और पाकिस्तान तक का ही उसका रूल रहा है। लेकिन अब ये कोई बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। अब नंदाज की इतनी बड़ी आर्मी थी और अशोक का इतना बड़ा राज था, उसके बारे में उसने नहीं लिखा। ठीक है, उसने एलेक्जेंडर के इन्वेजन पे 1/3 पार्ट डेडिकेट किया। तो उसके पीछे आइडिया क्या है कि इंडियंस को फॉरेनर्स ने आके रूल किया, ये साबित करना। तो अभी हम जो रूल कर रहे हैं तो वो भी सही है। द बेसिक आइडिया इज दैट। ऑलराइट, सो अब ऐसे ही अब इंडिया को जैसे अगर डेस्पोटिक रूल की आदत है, तो इसीलिए वॉइस रॉय जो होगा यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो यहाँ पे राज करता है, वो भी एक माई बाप जैसा है, और उसका रूल भी जस्टिफाइड है। इट वाज अंडरलाइन, और इनफैक्ट ब्रिटिश मेड ऑल द एफर्ट्स टू शो दैट हाउ पावरफुल दे आर, दैट इज ऑल्सो that basically is also manifested in the way they constructed their buildings. तो तुम अगर जैसे राष्ट्रपति भवन देखो, अब तुमने फोटोज देखी होगी, कईयों ने शायद उसको रियल में भी देखा होगा। तुम राष्ट्रपति भवन को अगर देखोगे तो वो एक बहुत ही भव्य इमारत है, यानी इतनी ऊंची, इतनी बड़ी। तो वो किसका घर है? तो वहां इंडिया में जो वॉइस रॉय राज करता है उसका, मतलब इतने बड़े, तो उसका घर है ना, उसका पैलेस ही समझ लो ना। तो इतने बड़े पैलेस में तो आज तक बड़े बड़े शहंशाहों ने यहाँ से राज नहीं किया। So basically they wanted to show the grandeur, that how mighty they are. Similarly, even the creation of the post of a collector at a district, जिसके पास overwhelming powers होंगी उस district की, तो उसमें से of course आज के collectors के पास वैसी powers नहीं है जैसे ब्रिटिश टाइम पे हुआ करती थी, या इवन जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया में भी शुरुआत में हुआ करती थी। अभी कई सारी पावर्स डिवॉल्व हो गई है कलेक्टर ऑफिस से। पहले तो कलेक्टर मैजिस्ट्रेट भी हुआ करता था, यानी जुडिशरी वाज कंबाइंड विद एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसलिए कई स्टेट्स में तो अभी भी डीएम ही बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यूपी बिहार में कलेक्टर को डीएम ही बोलते हैं अभी भी, जबकि वो मैजिस्ट्रियल पावर्स उसके पास अभी है नहीं। ओके, तो इस टाइप का ऑफिस क्रिएट करना, वो भी इसलिए कि मतलब इंडियंस देख के पागल हो जाए, ये बिल्कुल माई बाप है हमारे, उसको ऐसा समझे। सो दे बेसिकली डिड ऑल द एफर्ट्स टू डू दैट, और उन्होंने वैसी हिस्ट्री भी वैसी लिखी दे कि वो एक सुपीरियर रेस से लेके, तो सुपीरियर लोग है, सुपीरियर कल्चर है, सुपीरियर देयर एवरीथिंग इज सुपीरियर। दिस दे बेसिकली, ये उन्होंने प्रूव ही नहीं किया बल्कि पूरे इंडियंस को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया इस माइंडसेट में कि दैट दे आर सुपीरियर। तो जब इनफैक्ट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1885 में बनी थी, वो क्या फ्रीडम मांगने के लिए थोड़ी ना बनी, वो तो मानते थे ब्रिटिश रूल को, अच्छा ही मानते थे वो लोग। वो बेसिकली ये
इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जब बनी थी वो ये सोच के बनी थी कि हमको ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिशर्स को, जो हमारे रूलर्स है उनको कुछ इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से हाईलाइट करे, उनको गाइडेंस करे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है तो इसलिए वो यहाँ के लोगों को ठीक से समझते नहीं है और यहाँ के लोगों को रूल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको उनको बेसिकली एनलाइटन करना है कि ये रियल प्रॉब्लम्स है और तुम इस हिसाब से हमको गवर्न करो। वो फ्रीडम मांगने के लिए थोड़ी ना बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, वो बाद में फ्रीडम स्ट्रगल बाद में शुरू हुआ। सो दिस वाज द काइंड ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन दैट दे डिड, दैट इंडियंस रियली बिलीव दैट ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया। ठीक है, उसको आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। यानी जैसे आज अभी जैसे अंधभक्त बोलते हैं ना, जैसे तो वाकई में अंधभक्त हो गए थे इंडियंस ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ठीक है, तो फिर अब ये तो रहा, ये तो बात थी हमारे इन कॉन्ट्रीब्यूट यानी इनके कंट्रीब्यूशन की, जो फॉरेनर्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा। बेसिकली इनका एक मेजर आई ओपनर जो था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था वो ब्रिटेन में इसके ऊपर ये हो गया कि एट एनी कॉस्ट they did not want to lose the jewel in the British crown, that is India। तो ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना, और उसके पीछे जो वहाँ का उन्होंने एनालिसिस किया था कि क्यों वो रिवोल्ट हुआ, तो उसका उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि हमने इंडियन सोसाइटी को ठीक से समझा नहीं है। ओके, हमने उसको आज तो दबा दिया, लेकिन अगर ऐसा रिवोल्ट फिर से होता है, क्योंकि एक तो रिवोल्ट जो था वो पूरे इंडिया का एक रिवोल्ट था नहीं, इट वॉज ओनली कन्फाइंड टू नॉर्दर्न इंडिया। ओके, लेकिन एक ये था, एक देयर वाज एप्रीहेंशन among the British that if such kind of revolt ever occurs in future and which would be of a larger magnitude, which might be of a larger magnitude, yeah, now that is if it encompasses the entire country, then what? तब तो हमको यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इंडियंस को ज्यादा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए फिर उन्होंने ये हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन और इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना ज्यादा अच्छे से डीपली शुरू किया। और फिर उसके अलावा आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, कि उनको ये कन्विंस करना जरूरी था कि ब्रिटिश रूल मतलब इनविंसिबल भी है और तुम्हारे लिए अच्छा भी है। इनविंसिबल का मतलब है तुम उसको पहली बात तो हरा, सी बेनेवोलेंस एंड इनविंसिबिलिटी, दीज वर द टू कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बेनेवोलेंस मतलब क्या? अ विश टू डू गुड, दैट मीन्स बेसिकली ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया। एंड सेकंड, they wanted to convince Indians this way, that first thing is British rule is good for India, second is it is invincible। invincible मतलब अगर even if you don't like it, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने अपनी आर्म्ड माइट, आर्मी, और इतना व्हेन इंडिया गॉट, आज की डेट में इंडिया की आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है? 12 लाख। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया की आर्मी की स्ट्रेंथ थी 30 लाख। तो तब पॉपुलेशन कितनी थी, अब कितनी है? तो तुम सोचो ना, ब्रिटिश ने कितनी बड़ी आर्मी बना खड़ी करके रखी थी कितने कम पॉपुलेशन में। ठीक है, सो दीज वर द टू कार्डिनल प्रिंसिपल्स। तो अब ये जो सब चीजें थी जिसमें इसमें तो फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन हमने अभी देखा, लेकिन इसमें फिर एक नेशनलिस्ट अप्रोच भी था। नाउ ये एक इंडियन स्कॉलर्स के लिए एक चैलेंज की तरह हो गया। नाउ प्रॉब्लम क्या था? पॉइंट वाज, now in 1850s, now British also had another policy that that was to civilize, actually वो एक ideology का part है, that it is a white man's burden to civilize the world। okay, so they basically thought that ये हमको पूरी दुनिया पे राज ही नहीं करना है, उसको सिविलाइज भी करना है। तो इन दैट रिस्पेक्ट एंड फॉर टू सर्व द नीड्स ऑफ देयर राज ऑल्सो, अब इंडिया एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट जैसा था जो उनके कंट्रोल में आ गया था। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, that was in 1848, when Punjab was finally annexed, so the entire subcontinent came under one umbrella, that is the British rule। तो अब वो मतलब उस समय का वो कितना बड़ा था, यानी ऑलमोस्ट सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान से लेके प्रेजेंट डे पाकिस्तान, फिर इधर पूरा का पूरा इधर पूरा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन बर्मा, ये इतना बड़ा पार्ट इनके ब्रिटिश के एक छत्र राज में आया। तो अब इतने बड़े इसको गवर्नेंस करने के लिए उनको ऑफिशियल्स लगेंगे, उनको लोग लगेंगे।
तो अब वो इतने सारे लोग तो ब्रिटेन से ला नहीं सकते, ब्रिटेन से अगर यहाँ पे सब वो काम करने के लिए लोग लाएंगे तो ब्रिटेन में कोई बचेगा ही नहीं, ब्रिटेन में कौन काम करेगा, तो इसीलिए उनको यहीं के लोग चाहिए थे। सो फॉर दैट दे इंट्रोड्यूस्ड अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिस्टम शुरू किया। सो उसके बेनिफिशियरीज फिर कई इंडियंस भी थे। अब एजुकेट होने के बाद कई इंडियंस ने भी को भी तो लगने लगा ना कि ये सब क्या हिस्ट्री में लिखा है इन्होंने, हमको इंडिया की रियल हिस्ट्री ढूंढना बहुत जरूरी है। सो नाउ इंडियन हिस्टोरियंस स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, so now the band of scholars, they took upon themselves not only the mission to reform Indian society but also to reconstruct ancient Indian history in such a manner as to make case for social reform and more importantly for self government। तो ये जो स्कॉलर्स थे, इनको देखो इसमें दो चीजें थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया पे राज कर रहे थे, उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी, लेकिन ये बात भी सच थी कि इंडियन सोसाइटी वाज टोटली अंडर डेकेडेंस, यानी इंडियन इंडियन सोसाइटी का जो स्टेटस था वो बहुत ही मतलब जमीन क्या उसके नीचे चला गया था, जीरो पे, एज अ इवॉल्व सोसाइटी जिसको हम बोलेंगे। इट वाज टोटली एनग्रॉस्ड इनटू कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अनटचेबल्स, मतलब अनटचेबिलिटी बहुत प्रिवेलेंट थी, और ये इंडियन सोसाइटी का वर्स्ट पीरियड भी चल रहा था इस हिसाब से। तो अब ये जो सारे एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लिया था, मोस्ट मेनी ऑफ देम हैड एक्चुअली स्टडीड इन ब्रिटेन आल्सो, यानी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी पढ़ के आए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हमको सबसे पहले तो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे अंधकार में ये जिएंगे तो ऐसे तो परपेचुअली फॉर एवर दे गुलामी बन के रहेंगे, क्योंकि इनको रियल चीज पता ही नहीं चलेगी। तो हमको इंडियन सोसाइटी के इविल्स खत्म करने, और दूसरा हमको एक इंडिया की रियल हिस्ट्री भी रिकंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो अब उसमें कुछ हिस्टोरियंस ने हिंदू रिवाइवलिज्म के हिसाब से हिस्ट्री लिखी, लेकिन कई हिस्टोरियंस ने एक बहुत रैशनलिस्ट और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके भी हिस्ट्री को प्रेजेंट किया। अब जैसे उसमें से एक फेमस हिस्टोरियन थे राजेंद्र लाल मित्रा करके, हु रोट द बुक इंडो आर्यंस। So he took a very rational view of ancient Indian society, and he in fact made a very forceful track to prove that beef was commonly eaten by Indians in ancient times। तो जितने भी, और ये फैक्ट भी है, तो जितने भी यज्ञ और ये सब होते थे इसमें कैटल सैक्रिफाइस होता था, ठीक है, और बीफ कॉमनली खाया जाता था, हर कोई खाता था। तो एक्चुअली इनफैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज भी इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक इकोनॉमिक एंगल भी इन्वॉल्व था। टू मच कैटल वाज सैक्रिफाइस्ड देन वेरी लेस कैटल वाज एक्चुअली लेफ्ट फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड टू वर्क इन द फील्ड्स। ओके, सो एंड फिर यही सब स्टॉप हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रभाव का ये बढ़ने की वजह से। Then similarly another historian was Ramakrishna Gopal Bhandarkar, okay, and another was Kashinath Rajwade, Vishwanath Kashinath Rajwade। So R.G. Bhandarkar wrote the book of about Satavahanas। So he also wrote about the history of Vaishnavism, and he was a social reformer, एंड कास्ट सिस्टम के क्या इविल्स हो सकते हैं और ये सारे उनके बारे में भी लिखा। सिमिलर वाज द केस ऑफ वी के राजवाड़े। वी के राजवाड़े वाज वेरी फेमस फॉर हिज राइटिंग्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। सो ही रोट 22 वॉल्यूम्स on अब he actually roamed around in various villages to collect ancient scriptures और texts, जिसको कंपाइल करके वो इनफैक्ट मराठी में लिखा गया, and that was he wrote a 22 volume book about the institution of marriage in India, and that even today remains a classic। and वो जो है वो पूरी बुक आज की डेट में भी हिस्ट्री और इसके में जो पीएचडी करते हैं उन बुक्स को रिफर करते हैं। Then Pandurang Vaman Kane was another historian who wrote a book called History of Dharma Shastras। So it is basically a encyclopedia of social laws and customs of India। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्रास है ये 5 वॉल्यूम में लिखी गई, और इसमें सोशल प्रोसेसेस एंशिएंट इंडिया में कैसे चलती थी, जो रियल है वैसा लिखा, इसमें कोई बायस नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ इंडियन हिस्टोरियंस ने भी बायस्ड वे में हिस्ट्री लिखी थी,
जैसे हेमचंद्र रॉय चौधरी है, नीलकंठ शास्त्री, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे. Then another historian was Devdutt Ramakrishna Bhandarkar, who was the son of R.G. Bhandarkar. So he wrote a book on Ashok. Okay, then Hemchandra Roy Chaudhary wrote a book about Mahabharat, and he have also wrote about the end of the Gupta Empire, how Gupta Empire ended. So इसमें he was very critical, though he appreciated the work of Vincent Arthur Smith, जिसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी. बट उसके इसमें हेमचंद्र रॉय चौधरी की किताब में ही क्रिटिसाइज द अशोकाज पॉलिसी ऑफ पीस, एंड देयर वाज एलिमेंट्स ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म इन हिज राइटिंग्स. सिमिलर वाज द केस विद आर.सी. मजूमदार, हु रोट अ बुक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल. इसमें भी हिंदू रिवाइवलिज्म की बात थी. देन एक के नीलकंठ शास्त्री थे, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, और ही आल्सो रोट अ बुक कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. तो उसमें भी हिंदू रिवाइवलिज्म की बात थी. ही एम्फसाइज्ड द कल्चरल सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणास इन हिज हिस्ट्री राइटिंग्स. तो ऐसे भी कुछ ये थे, लेकिन बाय एंड लार्ज कई हिस्टोरियंस अनबायस्ड थे. ओके, सो